हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से केडी कैंपस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी, हमने टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस डाले थे आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ इस तरह के हमने प्रश्न टेलीग्राम पर क्विज के रूप में डाले थे। आज मैं उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए या सॉल्यूशन करवाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। तो एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझना है, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। यहां मैं प्रश्न के बारे में का उत्तर तो बताऊंगा ही कि इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा, या उससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक फैला दें, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आइए बिना समय खराब किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है विच इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? देखो, कोशिका तो हमें पता है, जितने भी दुनिया में सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबका शरीर, उन सबकी बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल यानी कि कोशिका से। कोशिका में अलग अलग तरह के कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका है, कहीं पर गोल्जी बॉडीज या गोल्जिकाएं हैं, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह दुनिया भर के कोशिकांग हैं और उनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन कहां बनेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। तो यहां इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम। अगर राइबोसोम के बारे में हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो याद रखें कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं 70S टाइप के और दूसरे होते हैं 80S टाइप के। ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S टाइप के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर कोई पूछे राइबोसोम किस चीज से मिलकर बने होते हैं तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये लीजिए, तो ये राइबोसोम के बारे में 4-5 फैक्ट्स और पता चल गए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि विच इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रश्न सामान्य स्तर का तो बिल्कुल नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का है। जब कभी कोई बड़ा एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम, बड़े लेवल का एग्जाम दोगे, यूपीएससी तक का अगर पेपर देने जा रहे हो तो इस तरह का प्रश्न उसमें देखने को मिल सकता है। ये सामान्य प्रश्न है, ये आपके लेवल का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। यहां आपसे पूछा प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, हमने कहा राइबोसोम, लेकिन प्रश्न उसने और डिटेल में पूछा राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है। तो ध्यान रखना, राइबोसोम की फैक्ट्री हम केंद्रिका को कहते हैं। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इस केंद्रिका या न्यूक्लियोलस को ही हम राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ये पाई कहां पर जाती है दोस्तों? ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, ये कोशिका है, सेल। ये कोशिका या सेल, कोशिका के अंदर ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर इस तरीके से एक सघन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। एक विशेष पॉइंट और केंद्रिका के बारे में दोस्तों, ये केंद्रिका जो है, ये जो केंद्रिका है ये झिल्ली रहित होती है, यानी इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि केंद्रिका के ऊपर झिल्ली पाई जाती है अथवा नहीं। तो ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन है यानी कि झिल्ली रहित कोशिका है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलें। तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर या ऊर्जा घर किसे कहते हैं? बचपन से लगभग 6ठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका सबसे पहले सही उत्तर की अगर बारे में बात की जाए तो कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में एक और नाम आजकल पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। पावर हाउस कहते क्यों है, कारण सुन लो, 2-3 फैक्ट्स और बता देता हूं। जब हम सांस लेते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं,
सारी की सारी गैसों को हमने अंदर लिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, ग्लूकोज के साथ क्रिया करेगी और दोनों के मिलने से एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और वो एनर्जी या ऊर्जा कहां पर बनती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर कहते हैं। ठीक है, 2-3 फैक्ट्स और बता देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछी जाए तो नाम लिख देना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी कॉलिकर के द्वारा। और अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था कार्ल बेंडा यानी कि सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कार्ल बेंडा यानी कि सी बेंडा ने। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां। तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन या कितनी झिल्लियां हैं? 2 झिल्लियां हैं, 2। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एक विशेष प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, इसकी जो अंदर वाली झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन, उस अंदर वाली झिल्ली पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि उंगली के समान उभार पाए जाते हैं और उन उंगली के समान उभारों को हम बोलते हैं क्रिस्टी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, क्रिस्टी का संबंध किस कोशिकांग से है? तो क्रिस्टी का संबंध किससे होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका से। सिंपल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न हमसे पूछ रहा है विच इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का स्टोर हाउस या संग्रह कक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का स्टोर हाउस हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, और वैक्यूल को हिंदी में कह सकते हैं रिक्तिका, या इसी के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रसधानी। रसधानी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल यानी कि रिक्तिका या रसधानी, इसे कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है। वैसे एक पॉइंट और याद रख लेना, इस वैक्यूल में से प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे पहली बात, अगर पूछे कि वैक्यूल के ऊपर कितनी झिल्ली पाई जाती है, तो वैक्यूल या रिक्तिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन। और उस झिल्ली का नाम भी कई बार पूछा जाता है, उस झिल्ली को अपन कह देते हैं टोनोप्लास्ट। उस झिल्ली का नाम क्या हो जाता है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा ये वैक्यूल या रिक्तिका दोस्तों पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। पादप कोशिका या प्लांट सेल में इसका साइज क्या होता है? बड़ा। जबकि एक कॉन्सेप्ट यहीं से याद रखना, जंतु कोशिका या एनिमल सेल में इसका साइज या तो छोटा होगा या फिर ये गायब होगी, ये मिलेगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भाई विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है? कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्मघाती थैला कौन है? तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली हम बोलते हैं लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली हम किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसे लयनकाय भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई लाइसोसोम? और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में? सबसे पहला, लाइसोसोम की अगर खोज पूछे तो इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने। क्रिश्चियन डी ड्यूबे, इन्होंने इस लाइसोसोम की खोज की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूबे। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते क्यों है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भरे होते हैं कि जब लाइसोसोम की थैली फटेगी तो ये एंजाइम बाहर आएंगे और उसी कोशिका को खा जाते हैं जिस कोशिका में लाइसोसोम मौजूद है। इसलिए अपनी ही कोशिका को मार देने की वजह से, खा जाने की वजह से, भक्षण कर लेने की वजह से, लयन कर लेने की वजह से हम इसे लाइसोसोम या लयनकाय या कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न है विच इज नोन एज एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। कोशिका का अंतः कंकाल किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है कोशिका का अंतः कंकाल किसे कहा जाता है? एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। सीधा जवाब है बिना किसी समस्या के, कोशिका का अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका को कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका को हम कोशिका का अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट और याद रख लेना भाई साथ में, अगर यहीं से और प्रश्न बने तो पहली बात तो पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज में वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना, पोर्टर। 1945 में पोर्टर ने इसका पता लगाया था, खोज की थी। दूसरा, ये अंतर्द्रव्य जालिका कितने टाइप की होती है? ये मुख्य रूप से 2 टाइप की होती है। एक होती है खुरदरी
यानी कि रफ, रफ, और दूसरी होती है चिकनी, चिकनी बोले तो स्मूथ। जो खुरदरी है उस पर राइबोसोम मौजूद है, इसलिए प्रोटीन बनाने का काम करेगी। जो चिकनी है उस पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वसा का संश्लेषण या लिपिड का संश्लेषण करेगी। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विच इज नोन एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी, इसे हम कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन। एक पॉइंट और याद रखना गोल्जी काय के बारे में, ये गोल्जी काय जो होता है, ये जो गोल्जी काय होता है दोस्तों, इस गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। और साथ में एक विशेष पॉइंट और, ये गोल्जी काय जो होता है वो काफी बार कुछ कोशिकाओं में अविकसित होता है या कम विकसित होता है, इसलिए इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। तो अगर कभी ये डिक्टियोसोम वाला प्रश्न भी बने एग्जाम में तो आप कह देना डिक्टियोसोम भी किसका दूसरा नाम है? ये गोल्जी काय का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कौन है? वैसे तो फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का पिता हम कह देते हैं रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक। लेकिन यहां पर प्रश्न कोशिका विज्ञान का पिता नहीं बल्कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। और जब आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता हमसे पूछा जाए तो इसमें हमें नाम बताना है स्वानसन का। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता हम स्वानसन को कहते हैं, स्वानसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? और दोस्तों कोशिका का रसोई घर तो हम क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर तो हम क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को कहते हैं, हरित लवक। और ये हरित लवक केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। इट मींस ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित, केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, किचन ऑफ द सेल, खाना बनता है भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो यहीं पर होती है। ठीक है, चलिए। विच इज एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट या कौन सा वर्णक या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु या कौन सी मेटल पाई जाती है? यहां पर सवाल में थोड़ी सी एरर है, सवाल होना चाहिए विच मेटल। सवाल एलिमेंट से नहीं बनेगा, सवाल बनेगा मेटल। कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल या कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ये आप याद रखेंगे, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला सवाल है विच मेटल, ये सारे मेटल वाले सवाल है, प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, आयरन, लोह तत्व पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। इसी की वजह से खून का रंग भी कैसा हो जाता है? लाल। और अगर पूछे कि कौन सी विटामिन B12 में कौन सी मेटल है, कौन सी धातु है, तो विटामिन B12 के अंदर दोस्तों कोबाल्ट मेटल या कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 या B12 में कोबाल्ट मेटल या कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, तो ये आयरन आपके हीमोग्लोबिन में है और विटामिन B12 में कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु। आगे चलिए, लास्ट है रीजन ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मलेरिया जो बीमारी है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ, वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और ये कौन से प्रोटोजोआ से होती है बीमारी? तो ये बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से। अच्छा, प्लाज्मोडियम की भी 4 जातियां, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्यों में मलेरिया फैलाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की 4 जातियां, प्लाज्मोडियम ओवेल,
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये 4 जातियां इंसानों में मलेरिया फैलाती हैं। प्रश्न ये आता है कि इनमें से सबसे खतरनाक मलेरिया या दुर्दम मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से सबसे दुर्दम या सबसे घातक मलेरिया होता है। सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से होता है। सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से होगा। रीजन फॉर एलर्जी, एलर्जी का कारण क्या है? जनरली हमको लगता है कि एलर्जी का कारण कोई फफूंद या फंगस होगा, लेकिन दोस्तों एलर्जी तो एक प्रकार की प्रतिरक्षा से संबंधित रोग है। प्रतिरक्षा एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि असंक्रामक रोग है। असंक्रामक होता कैसे एलर्जी? जब हमारा शरीर, हमारी बॉडी किसी चीज के खिलाफ ज्यादा रिएक्ट करने लगे, यानी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगे, ज्यादा रिएक्शन देने लगे, तो इस स्थिति को एलर्जी कहा जाता है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने फूल सूंघा, एक व्यक्ति फूल सूंघने के बाद नॉर्मल कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को लगातार खांसी, छींक, जुकाम इस तरह की समस्या हो रही है। इसका मतलब उस फूल से उसको क्या हुई? एलर्जी हुई है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जब किसी चीज के खिलाफ ज्यादा रिएक्शन देने लगे, ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगे, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे प्रश्न जो टेलीग्राम पर डाले गए थे प्रश्नों के तौर पर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।